हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे दो सदिशों का गुणनफल। जैसे आप लोग इसमें क्या क्या देखे हैं, जैसे दो सदिश का अभी तक आप लोग जोड़ देख लिए हैं, सब घटाना देख लिए हैं। उसके बाद से हम यहाँ पर ये बात करेंगे कि दो सदिश का मल्टीप्लाई कैसे होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे आप लोगों ने इससे पूर्व देखा कि दो सदिश, अगर कोई भी दो सदिश दिया है, अगर ये कोई ए है और उसके बाद से ये कोई बी है, अगर कोई भी दो वेक्टर दिया है तो इसको हम किस प्रकार से जोड़ते हैं और उसके बाद किस प्रकार से इसको हम घटाते हैं, दोनों का दोनों आप लोगों ने समझ लिया एकदम आसानी से। जैसे अगर कोई भी हम मैथमेटिकल टर्म पढ़ते हैं तो जाहिर सी बात है कि हम उसका सबसे पहले जोड़ना देखते हैं, घटाना देखते हैं, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई देखते हैं, और डिवाइड तो बहुत कम ही केस में होता है, और जो होता है डिवाइड भी उसमें हम देख लेते हैं। जैसे आप लोगों ने मैट्रिक्स पढ़ा था, यानी आव्यूह पढ़ा था, तो आव्यूह में भी सेम केस था, जोड़ देखा, घटाना देखा, मल्टीप्लाई देखा था। ठीक है ना, तो उसी प्रकार से यहाँ पर हम वेक्टर का जो है देखना चाहेंगे कि किस प्रकार से मल्टीप्लाई होता है। तो जोड़ने के लिए थोड़ा सा हम अगर ओवरव्यू दे, तो जोड़ने के लिए आप लोगों का दो नियम था। एक था त्रिभुज नियम जोड़ने के लिए, एक था त्रिभुज नियम और दूसरा था समांतर चतुर्भुज नियम। ओके, समांतर चतुर्भुज नियम, ये दो था आप लोगों का। तो आज हम बात करेंगे कि दो वेक्टर का जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है। जैसे देखिए, जब कभी भी हम इसको थोड़ा सा हम इरेज कर देते हैं, बस इतना हमको समझाना था इसमें। जब हम दो वेक्टर का, इसको रहने देते हैं, जब दो वेक्टर का हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको दो तरीके से मिलते हैं। एक तो मिलता है अदिश गुणन और दूसरा मिलता है सदिश गुणन। ठीक है ना, तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे अदिश गुणन। क्या होता है अदिश गुणन, आखिर ये कैसे, क्या चीज। तो देखिए, जब हम अदिश गुणन की बात करते हैं तो सिंपल काम इसमें ये होता है कि अगर कोई भी दो वेक्टर हम ले लें, ठीक, तो इसमें क्या है, अदिश गुणन में जैसे हम डायरेक्टली अगर मान लीजिए कोई भी मल्टीप्लाई किए दो वेक्टर, जैसे देख लीजिए एक वेक्टर ये है 2i कैप 3j कैप -4k कैप, इस प्रकार से है। कोई वेक्टर एक बी है 3i कैप 6j कैप -7k कैप, इस प्रकार से कोई एक वेक्टर है। अब दोनों वेक्टर का हम मल्टीप्लाई अगर करें, मान लीजिए हम स्केलर प्रोडक्ट कर रहे हैं यानी अदिश गुणन, तो यहाँ पर डायरेक्टली हम उसके अदिश घटक को ले लेंगे, इस चीज को अदिश गुणन में। ठीक है, डायरेक्टली इसको लेंगे। अभी मैं बताऊंगा कि इसी को ही क्यों लेते हैं। तो मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 दूना 6, 18 -28, इस प्रकार से यहाँ पर ये डायरेक्टली हम इसके स्केलर पार्ट को लेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन जब यहीं पर अगर हम सदिश वेक्टर लें तो हम इसको, जो इसका ये चीज है देखिए, आई कैप जे कैप के कैप, यानी इसका जो डायरेक्शन है इसका जो डायरेक्शन है, ये चीज हमें इस चीज को ही इसमें लेना पड़ेगा। ठीक है ना, तो अदिश गुणन और सदिश गुणन में यही अंतर है। ठीक, अब हम बात करते हैं अदिश गुणन होता क्या। पहले थोड़ा इसका हम परिभाषा लिख लेते हैं, उसके बाद फिर इसको हम बताते हैं कि क्या चीज है। देखिए, अदिश गुणन होता क्या है। अदिश गुणन, अगर कोई भी हम दो शून्येतर सदिश ले लें, मान लीजिए अगर कोई दो वेक्टर ले लें, मान लेते हैं कि दो शून्येतर सदिश। अब शून्येतर का क्या मतलब है कि शून्य ना हो। ठीक है, दो शून्येतर सदिश अगर कोई लिए, दो शून्येतर सदिश कोई ले लिए, अगर मान लीजिए ए और बी, ए और बी। ओके, तो इनको जो है हम इनका अदिश गुणन क्या करेंगे, का अदिश गुणन ए डॉट बी द्वारा दिखाते हैं। अदिश गुणन ए डॉट बी द्वारा। अब देखिए, जैसे ए डॉट बी द्वारा निर्दिष्ट करते हैं या दिखाते हैं, ए डॉट बी द्वारा निर्दिष्ट करते हैं, निर्दिष्ट करते हैं। अब देखिए, जैसे हम ये बोलना चाह रहे हैं कि जो अदिश गुणन होता है, इनको जो है हम डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं, अदिश गुणन, डॉट प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट, सब इसका यही नाम है। ठीक है, यहाँ पर होता क्या है, जैसे मान लेते हैं, पहले समझिए, अगर कोई एक वेक्टर ये है, ओके,
और मान लेते हैं कि कोई एक वेक्टर ये है बी, ओके, ये हो गया वेक्टर ए और ये हो गया वेक्टर बी। अब अगर हम थोड़ा ध्यान से देखें तो ए वेक्टर और बी वेक्टर, अगर भाई कोई भी लाइन, ध्यान दीजिएगा, अगर कोई भी लाइन एक ही पॉइंट से जाती है, कहीं 2 जगह या 3 जगह कहीं भी जाए, तो उसके बीच में कुछ ना कुछ एंगल बन जाता है, ठीक है। तो उसी प्रकार से यहाँ भी एक एंगल बनेगा, क्या चीज, थीटा मान लेते हैं, ओके। तो हम ये देख रहे हैं, अब यहाँ से हमको देखिए बहुत सारे ऑब्जर्वेशन मिल जाएंगे। ऑब्जर्वेशन क्या मिलेंगे, अब देखिए ए डॉट बी द्वारा, पहली बात तो हम यहाँ पर इसको समझिए, दो शून्येतर सदिश ए और बी का अदिश गुणन जो होता है ए डॉट बी द्वारा लिखते हैं। अब ए डॉट बी द्वारा अगर लिख रहे हैं तो इसे लिखते क्या है, ध्यान से सुनिए, ए डॉट बी, इसे लिखते हैं हम ए बी। अब देखिए ए बी कॉस थीटा। अब देखिए होता क्या है, जैसे यहाँ पर जो लिखा है ए का मैग्नीट्यूड, ये ए का मैग्नीट्यूड है। अब इसे आप डायरेक्टली ए बी भी लिख सकते हैं, ए बी कॉस थीटा। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आप लोग थोड़ा ध्यान से देखे हो, पिछले लेक्चर में अगर पढ़े हो, तो आपको ये पता होगा कि अगर कोई वेक्टर ए है तो इस वेक्टर का अगर हमको मैग्नीट्यूड निकालना है तो हम क्या करते हैं, इस प्रकार से लिख देते हैं। और या तो इस वेक्टर का अगर ये चीज हटा दे डायरेक्शन, तो अपने आप ये मैग्नीट्यूड को ही रिप्रेजेंट करेगा, ओके। तो इसलिए आप लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं और इस तरह से, लेकिन अधिकतम जगह क्या होता है, यही लिखा रहता है ऊपर वाला ही, ठीक है, ये चीज। क्यों, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्टली सब कोई समझ जाता है कि वेक्टर ए का जो है ये, और वेक्टर बी जो है ये इसको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वेक्टर ए का यानी इस वेक्टर का, यहाँ का वेक्टर का मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैग्नीट्यूड यानी परिमाण को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना, ये चीज है, ओके। अब देखिए सिंपल काम यहाँ से क्या करते हैं, इसको हम मिटा देते हैं। देखिए ए डॉट बी द्वारा लिख दिए कॉस थीटा। अब आपको देखिए, अब थीटा की बात होती है कि थीटा है क्या, तो यहाँ पर जो थीटा है, थीटा क्या है, वेक्टर ए और वेक्टर बी, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच बना कोण है। जाहिर सी बात है, हमको दिख भी रहा है, बीच बना कोण है, ठीक है ना। ए और बी के बीच हम कोण को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर थीटा। अब देखिए जो थीटा है ये कहाँ कहाँ के बीच होनी चाहिए, जैसे देखिए ये थीटा है, ये थीटा 0 से लेकर के पाई के बीच में ही रहनी चाहिए। ये मेन चीज है, आप लोग इसे थोड़ा ध्यान से समझ लीजिएगा कि जो थीटा है वो 0 से लेकर के पाई के बीच में ही लाई करना चाहिए, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। जैसे देखिए अगर कोई वेक्टर ये गया, ओके, वेक्टर ए, और मान लेते हैं कि ये इसका पॉइंट है, अगर कोई वेक्टर इधर आ गया बी, ओके, तो इन दोनों के बीच अब कितना कोण बन सकता है, आप कहेंगे 180 ऐसे से कम बनेगा, पाई का मतलब 180 होता है ना, तो 180 अंश से कम बनना है, तब तो ठीक है, हम ए डॉट भी निकाल सकते हैं। अब मान लीजिए हमने इस प्रकार से ले लिया, एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर ये आ गया बी, तो आप कहेंगे ये जो थीटा बना ये ज़्यादा बन गया, तो हम इस ज़्यादा को क्यों ही लें, हम डायरेक्टली क्या करेंगे, इस वेक्टर को इधर से ले लेंगे एंगल, क्योंकि हमको डायरेक्शन से कोई यहाँ पर मतलब नहीं है, ठीक है। या तो ये कर ले, या तो मान लीजिए हम करें क्या, जैसे ये वेक्टर ए है, इस बी वेक्टर को हम उल्टा कर दें, भाई निगेटिव में ले लें, इधर कर दें डायरेक्शन, जैसे पीछे इसको बढ़ा दें, ठीक है ना। तो आप जैसे यहाँ पर भी ले सकते हैं, और नहीं तो इस वेक्टर को आप क्या कर सकते, मोड़ सकते हैं, तो यहाँ से जैसे ही मोड़ देंगे इस तरफ, तो ये एंगल फिर आ गया अपने छोटे एंगल में। इसीलिए जो है 0 से लेके 180 अंश के बीच में ही एंगल को रखते हैं, ठीक। अब आते हैं हम थोड़ा सा आगे, अब देखते हैं कि हमें क्या, अब एक चीज़ और समझिए, जैसे अगर कोई आपसे ये कहे कि वेक्टर ए इक्वल टू 0 है, ध्यान दीजिएगा, अगर कोई आपसे ये कहे कि वेक्टर ए इक्वल टू 0 है और तो और वेक्टर बी इक्वल टू 0 है, तो आप खुद बताइए, अगर वेक्टर ए 0 हो जाए, वेक्टर बी 0 हो जाए, तो यहाँ पर थीटा एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। भाई अगर कुछ है ही ना तो ए है ना तो बी है, तो थीटा कहाँ से आएगा। इसलिए यदि वेक्टर ए इक्वल टू 0 हो जाए, वेक्टर बी इक्वल टू 0 हो जाए, तो हम बोल सकते हैं कि थीटा डिफाइन नहीं है। इस कंडीशन में हम क्या पाएंगे कि ए डॉट बी इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि कुछ रहेगा ही नहीं, तो 0 होगा ही होगा, ओके, ये चीज, ठीक, इतना हमको इसमें बताना था।
हमने अदिश गुणन में क्या समझा कि अगर दो कोई भी हम पॉजिटिवली ले लें, मान लीजिए सदिश, दो शून्येतर सदिश शून्य ना रहे, दो शून्येतर सदिश ले लें ए और बी, जो उसका अदिश गुणन होता है, अदिश गुणन ए डॉट बी द्वारा लिखते हैं, ए डॉट बी द्वारा लिखते हैं, ठीक है, निर्दिष्ट करते हैं, लिखते हैं ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। जो ए है जो बी है, ये वेक्टर ए और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है, और जो कॉस थीटा है वो ए और बी के बीच बने कोण को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब उसके बाद थीटा क्या है, ए बी के बीच कोण, थीटा लाई कहाँ तक करेगा, 0 से लेकर पाई के बीच में। अब आते हैं हम थोड़ा सा इसके ऑब्जर्वेशन पर कि यहाँ से हम क्या ही ऑब्जर्वेशन निकाल सकते हैं, यानी प्रेक्षण। ऑब्जर्वेशन का मतलब हो गया प्रेक्षण। अब देखिए सबसे पहला अगर प्रेक्षण हम ध्यान से देखें तो हमको ये दिखा कि ए और बी जो है, अगर आपका वास्तविक रियल नंबर है यानी वास्तविक संख्या है तो काम हो जाएगा, ठीक है। अगर आपका इमेजिनरी नंबर हो गया तो फिर गड़बड़ होगा। इसलिए हम क्या लेते हैं कि ए डॉट बी एक वास्तविक संख्या हो, ए डॉट बी एक वास्तविक संख्या है। ए डॉट बी एक वास्तविक संख्या है, ओके, ये हो गया। फिर उसके बाद अब आपको दो चीज समझना है। देखिए यहाँ पर समझना क्या है, जैसे देखिए कॉस थीटा जो है, कॉस थीटा यहाँ पर थोड़ा समझ लीजिए, जो कॉस थीटा है, कॉस थीटा का 0 का मान कितना होता है और 90 डिग्री का मान कितना होता है। तो आप कहेंगे कॉस 0 अंश का मान होता है 1 और कॉस 90 अंश का मान होता है 0। यही दो इसमें मुद्दा बनता है, 1 का और 0 का। हम ये देख रहे हैं कि अगर कोई दो वेक्टर मान लेते हैं कि ये, जैसे देखिए कॉस थीटा हम रख रहे हैं, यहाँ पर रखिए कॉस 0 अंश और कॉस 90 अंश। कॉस 0 अंश का मान कितना हो जा रहा है 1। तो अगर कोई दो वेक्टर ए डॉट बी का मल्टीप्लाई कितना आ जाए, आप कहेंगे कि 0 आ जाए, तो इसका क्या मतलब हुआ। अगर ए डॉट बी मल्टीप्लाई करने पर 0 आ गया तो इसका यही तो मतलब हुआ। जैसे इसको थोड़ा सा मिटा दें तो आप कहना यही चाहेंगे कि अगर कोई एक वेक्टर इधर है, ओके, ए, और कोई एक वेक्टर इधर है बी, ओके। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये एंगल बन गया 90 डिग्री। अब ये बताइए यहाँ पर जब हम ए डॉट बी लेंगे तो कितना आएगा, आप कहेंगे ए डॉट बी यानी ए बी कॉस 90, कॉस यही तो होगा, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड और कॉस 90 डिग्री, और कॉस 90 अंश का मान कितना होता है, आप कहेंगे 0, यानी कॉस 90 अंश का मान ही 0 होता है। तो वेक्टर ए वेक्टर बी चाहे जो रहे ये तो 0 होगा ही होगा। इस केस में यहाँ से इस कंडीशन के इम्प्लाइज ये क्या करेगा कि जो वेक्टर ए होता है वो किस पे परपेंडिकुलर होता है, वेक्टर बी पे। अब आप लोग समझिएगा, वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू बी है तो क्या हम इसको ये नहीं बोल सकते हैं कि बी परपेंडिकुलर टू ए, बोल सकते हैं। तो इस केस में आप लोग टेंशन ना लेंगे, जो भी वेक्टर रहेगा वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर वेक्टर होंगे, ठीक है ना। तो इसमें हमको यही बताना था कि वेक्टर ए और वेक्टर बी परपेंडिकुलर होंगे, ठीक, ये चीज आ गया। अब उसके बाद हम थोड़ा सा समझते हैं। अब देखिए 3 नंबर, भाई अगर 0 हो सकता है, ए डॉट बी हमने क्या दिखा दिया कि 0 हो गया, यानी इस केस में थीटा का मान कितना आया, थीटा का मान आ गया 90 डिग्री। ध्यान दीजिएगा थीटा का मान कितना आया है 90 डिग्री। तो अगर आपसे कभी पूछा जाए कि दो वेक्टर का परपेंडिकुलर होने का कंडीशन क्या है, तो जाहिर सी बात है थीटा 90 होगा तभी परपेंडिकुलर होगा, और इस केस में प्रोडक्ट इसका 0 आता है। अगर मान लेते हैं अब थीटा बराबर अगर 0 हो जाए तो क्या होगा, आप कहेंगे ऐसा है, अगर तब हम ए डॉट बी निकालें तो हमको मिलेगा वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, और उसके बाद हमको मिलेगा कॉस 0 अंश। तो यहाँ से हमको मिल जाएगा वेक्टर ए, वेक्टर बी, और उसके बाद एक कॉस 0 अंश का मान 1। तो यानी ए डॉट बी का मल्टीप्लीकेशन आया वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। अब आप थोड़ा ध्यान से देखिए, अगर मान लेते हैं कि वेक्टर ए जो है, देखिए ध्यान दीजिएगा, और वेक्टर ए है, तो यहाँ इस केस में क्या चीज निकलेगा। तो यहाँ से हम थोड़ा ध्यान से देखें तो देखिए वेक्टर ए
और वेक्टर ए, ये चीज़ बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन करती है क्योंकि आगे बहुत सवाल में आ जाता है। और यहाँ पर आ जाएगा देखिए कॉस 0 अंश। तो यहाँ से ये इम्प्लाइज क्या करेगा, देखिए मॉड ए, यानी इसको हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए का होल स्क्वायर। तो अगर मान लेते हैं, जब हम कहीं लिख देते हैं कि क्वेश्चन में कि कोई एक वेक्टर है और इसको मान लीजिए होल स्क्वायर हम कर रहे हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं इस प्रकार से। तो आधे बच्चे तो वहीं पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे लिख रहे हैं। अरे भाई, अगर कोई दो वेक्टर का हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो इसको मैं यही तो लिख सकता हूँ। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर cos 0 अंश होता है और cos 0 अंश का मान होता है 1। ओके, ये मेन कंडीशन है। इसको आप लोग थोड़ा अगर याद किए रहेंगे तो बहुत ही बेहतर रहेगा। ये मेन कंडीशन, ठीक है, ये बहुत अधिकतम जगह आ जाता है। ओके, ये आप लोग जरूर याद रखिएगा, ये तो आपको समझाने के लिए था। ठीक, ये कंडीशन मेन है। अब उसके बाद हम इसमें ये समझते हैं, 3 कंडीशन हो गए। अब उसके बाद थीटा बराबर यहाँ पर 0 है, इसलिए हम ऐसा लिख पा रहे हैं, ये ध्यान दीजिएगा। अब आते हैं हम 4 नंबर कंडीशन पर। देखिए 4 नंबर क्या है। अब मान लेते हैं कि थीटा अभी तक हमने 0 देख लिया। देखिए यहाँ पर देखिए, इसको मिटाते हैं पहले। जैसे देखिए थीटा 0 देखा हमने कि 2 वेक्टर है, 0 अंश पे है। थीटा 90 देखा हमने कि एक वेक्टर 90। अब हम ये देखते हैं कि अगर थीटा इधर आ गया और इधर आ गया तब क्या होगा। आप कहेंगे ऐसा है, अगर थीटा इक्वल टू पाई हो जाए, थीटा इक्वल टू पाई यानी बोल सकते हैं हम 180 डिग्री, तो क्या होगा। तो आप कहेंगे ऐसा, इस केस में हम लिख सकते हैं ए डॉट बी इक्वल टू, देखिए ध्यान दीजिएगा, वेक्टर ए, वेक्टर बी और कॉस 180। तो कॉस 180 अंश का मान कितना होता है, आप कहेंगे -1, यानी हम ये बोल सकते हैं वेक्टर ए, वेक्टर बी और माइनस का 180 अंश -1, यही तो होगा। तो इस केस में हम इसको क्या लिख सकते हैं, -a और फिर उसके बाद b, ठीक है ना। इस केस में हम इसको यहाँ पहुँचा दिए। अब इसको स्पेशली हम क्या लिख सकते हैं, अगर थोड़ा ध्यान से लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं कि अगर कोई वेक्टर a है, सेम वेक्टर की बात हो रही है, और अगर कोई वेक्टर -a है, इसका मल्टीप्लिकेशन हम करा रहे हैं, तो यहाँ से हमको मिल जाएगा माइनस वेक्टर a का होल स्क्वायर। ठीक, यहाँ माइनस आ जाता है। तो कभी कभी अभी आगे आप लोगों को सवाल में मिलेंगे कि अगर थीटा 0 अंश हो जाए तो इसको हमको जो प्रूव करना रहेगा, हम इसको इस तरह से लिखेंगे। ध्यान दीजिए, इस तरह से लिखकर हम प्रूव में लाएंगे। ओके, अगर कहीं ऐसा वेक्टर है तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, और इस तरह है तो इस तरह भी लिख सकते हैं। उसी प्रकार से अगर थीटा 180 अंश का, तो इस चीज़ को हम ये लिख सकते हैं, यानी ये लिख सकते हैं। ओके, अगर सेम वेक्टर है तो ये लिखेंगे, अलग अलग है तो ये लिखेंगे। ठीक, ये थे आप लोगों को मेन कंडीशन। अब हमको एक चीज़ समझाना है जो कि बहुत ही आसान है, 5 नंबर। देखिए ध्यान दीजिए, जैसे जो अभी तक आप लोग आई कैप पढ़े हैं, आई कैप, जे कैप, फिर उसके बाद के कैप, ये 3 चीज़ पढ़े हैं। आई कैप, जे कैप, के कैप होता क्या है। आप आपको पता है कि ये सब एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस के रिस्पेक्ट में ये सब क्या है, यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है। तो अब देखिए इन यूनिटों वेक्टर का हमको करना क्या है। अगर मान लीजिए हम 2 यूनिट वेक्टर आई कैप का मल्टीप्लिकेशन कराएं, देखिए ये तो क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आई कैप इंटू आई कैप, आई कैप इंटू आई कैप, आई कैप, तो ये क्या आएगा। आप कहेंगे ऐसा है, अब हमको तो ये पता है कि ये होता है एक, भाई आई कैप अगर ये यूनिट वेक्टर है तो एक ही तो होगा इसका मान, तो एक भी लिख सकते हैं, एक इंटू एक, ये भी तो कर सकते हैं। लेकिन अगर हम आपको ये बता दें, अगर इनको हम वेक्टर ही मान कर चलें, सपोज कर लें कि हम ये वेक्टर है, देखिए ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस। हम अब ये सपोज कर लेते हैं कि, अच्छा चलिए रहने दीजिए, ये जो वेक्टर है आप लोगों का, ये इतना, ये वेक्टर हम मान लेते हैं एक्स है कोई, और ये वेक्टर क्या है, वाई, और ये जेड। वैसे ये सब चीज़ें हम बता चुके हैं, देखिएगा पिछला लेक्चर आप लोगों को तो आनंद आ जाएगा। ये सब है।
तो इनको हम क्या बोलना चाहें, तो इनको अगर मैग्नीट्यूड एक है, इनका अगर मैग्नीट्यूड सभी का एक है, तो उसे ही हम बोलते हैं आई कैप। इसे बोल देते हैं आई कैप, इसे बोल देते हैं जे कैप, इसे बोल देते हैं के कैप। अगर यूनिट वेक्टर है तो यहाँ से अगर इनको हम वेक्टर ही मान लें कि एक आई कैप इधर, एक आई कैप इधर, तो अब अगर आप ही खुद बताइए कि इन दोनों वेक्टर के बीच का थीटा कितना हुआ, आप कहेंगे 0, थीटा हो गया 0, यानी आई डॉट आई कितना हो गया, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं, देखिए आई का ये हो गया आई वेक्टर का, और कॉस 0 अंश, कॉस 0 अंश का मान होता है 1, वेक्टर आई ये हो गया 1 इंटू 1 इंटू 1। अब इसे आप ये मत लिख दीजिएगा 111, ये सिंपल हो गया 1, यानी अगर को अब इसका रिजल्ट सुनिए ये सब समझ गया ना। अब इसका रिजल्ट ये सुनिए अगर कोई दो वेक्टर है, ठीक है, सेम डायरेक्शन में है, यानी हम बोल सकते हैं कि जो आई डॉट आई है, जे डॉट जे है, के डॉट के है, इक्वल टू 1 होता है। अगर अब समझिए अगर हम यही बोले आई डॉट है, जे डॉट है, तब कितना होगा, आप कहेंगे अब बताइए, एक कोई आई वेक्टर है तो ये हो जाएगा आई का मैग्नीट्यूड, जे का मैग्नीट्यूड, और कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 अंश का मान कितना होता है, आप कहेंगे 0, यानी इन वेक्टर का मल्टीप्लीकेशन आ गया 0। तो यानी इन दिस कंडीशन हम क्या बोल सकते हैं कि आई, देखिए आई जे, जे के और के आई, यानी कोई भी दो वेक्टर का मल्टीप्लीकेशन कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक, एक चीज देखिए हम आपसे और बता दिए हैं, अच्छा अभी नहीं बताएं, जैसे यहाँ पर क्या है, ए डॉट बी निकालें चाहे बी डॉट ए निकालें, दोनों का दोनों केस सेम होता है। क्यों, क्योंकि ये अदिश मल्टीप्लीकेशन है। यहाँ पर आप चाहे ए डॉट में निकालें, वैसे अभी आपको हम बताएंगे क्रम विनिमय नियम में ठीक, इतना समझ लिए। अब हमको ये समझना है, इनको थोड़ा सा हमको छोटा करना पड़ेगा। ये सब आप समझ गए, इनको थोड़ा सा एडजस्ट करें, नहीं तो पेज की मैटर गड़बड़ हो जाएगा। इसमें ऐड वैड अभी हमको करने नहीं आता है पेज, तो इसलिए थोड़ा समस्या हो जाएगा। चलिए यहीं पर रहने देते हैं इसको। चलिए देखते हैं 6 नंबर अब कि क्या चीज़ है। देखिए 6 नंबर अब ये है अब यहाँ से जैसे हमने ये देखा, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये जो लिखा ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, तो यहाँ से अगर हमें एंगल निकालना चाहें, मान लीजिए किसी केस में एंगल पूछ लिया तो क्या करेंगे, तो एंगल निकालने के लिए हम लिख सकते हैं कि अगर हमको थीटा कोण चाहिए तो हम क्या करेंगे, लिख देंगे कॉस, जैसे ये समझिए, डायरेक्टली मत समझिए, ए डॉट बी इक्वल टू ए बी, मैग्नीट्यूड लगा लीजिएगा, ए बी कॉस थीटा। यहाँ से हम लिखना चाहें तो लिख तो सकते हैं ना कि कॉस थीटा इक्वल टू ए डॉट बी बाई और मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। अब अगर कोई दो वेक्टर है, दोनों वेक्टर का हम मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दे, किसमें, दोनों वेक्टर के मल्टीप्लीकेशन में। हम अभी बताते हैं आगे कि मल्टीप्लीकेशन कैसे होगा, ये चीज़ आप लोग कन्फ्यूजन में मत रहिएगा कि मल्टीप्लीकेशन में क्या चीज़ है, कैसे, हम सब बताते हैं। यहाँ से आ जाएगा कॉस थीटा इक्वल टू ए डॉट बी बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ठीक, ये चीज़ आ गया। अब यहाँ से अगर हमको थीटा चाहिए तो भाई आप सभी को पता है थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स, और सब वही भर दीजिए उसी में, ए डॉट बी, ए, फिर उसके बाद बी। ओके, ये चीज़ यहाँ से इतना हमने समझ लिया। और जो देखिए 7वां नंबर है, 7वां नंबर क्या है, 7वां नंबर यही बोलता है मेन चीज़ कि जो अदिश गुणन होता है, जो अदिश गुणन होता है, अदिश गुणन क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। अदिश गुणन क्रम विनिमय नियम का पालन करता है क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, ये चीज इसका मेन है, नियम का पालन करता है। यानी हम क्या बोल सकते हैं कि ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए। ओके, ये इसका मेन कंडीशन है, ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए।
अभी आगे हम आप लोगों को बताते हैं, इसमें एक दो महत्वपूर्ण प्रॉपर्टीज है, ठीक है, तो इनको हम थोड़ा सा बताएंगे। इससे पहले देखिए यहाँ तक इसमें किसी प्रकार का कोई किसी को समस्या नहीं होना चाहिए। सिंपल एक बार हम ओवरव्यू दे देते हैं। अदिश गुणन में हमने ए डॉट बी लिया कि अगर कोई भी दो सदिश है, इनका मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं तो ए डॉट बी द्वारा निर्दिष्ट करते हैं, और तो और इनको लिखते क्या है, ए इंटू बी। अब ए इंटू बी यानी इसका मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी और कॉस थीटा। ओके, सब कुछ एकदम आसान है। उसके बाद अब सदिश गुणन यहाँ बन गया है, कोई बात ना, इतना रहने देते हैं। और ये क्या है, प्रक्षेप। तो हम करते क्या है, एक काम करते हैं, ऐसा है, हम इसका प्रॉपर्टी जो है सदिश गुणन को यहाँ से हम थोड़ा के अभी के लिए हटाते हैं, ठीक है ना। तो सदिश गुणन को अभी के लिए ना करते हैं, यहाँ पर हम पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं जो हमको बताना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर ये समझ लेते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ अदिश गुणन के प्रॉपर्टी, अदिश गुणन के महत्वपूर्ण गुणधर्म। देखिए ध्यान दीजिएगा, महत्वपूर्ण गुणधर्म की बात करते हैं। सबसे पहला, अब देखिए पहला केस यहाँ पर ये है कि जो अदिश गुणन होता है, ठीक है ना, अदिश जो गुणनफल होता है कि योगफल पर, जैसे हमने यहाँ पर अभी क्या पढ़ा था कि ए डॉट बी प्लस सी, ये पढ़ा था, हमने बताया भी था आपको जब त्रिभुज नियम बता रहा था, तो वहां पर हमने समझाया था कि किस प्रकार से ये चीज क्या होता है। तो ये जो होता है, इनको यहाँ पर ये ए डॉट बी अगर इस प्रकार से है तो ए डॉट बी और ए डॉट सी भी लिख सकते हैं। तो इसी को हम बोलते क्या है कि जो अदिश गुणनफल होता है, ठीक है, अदिश गुणनफल की योगफल पर अगर कोई अदिश गुणनफल का योगफल है, जैसे यहाँ पर क्या है, देखिए ये एक वेक्टर है, हम गुणनफल किसके बीच कर रहे हैं, ये एक वेक्टर है, और ये इन दोनों को कोई एक वेक्टर अलग मान लिया गया है। देखिए ध्यान दीजिएगा, मान लेते हैं हम कि इसको डी वेक्टर मान लिया गया है, ठीक। तो ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए डॉट डी, ए वेक्टर डॉट डी वेक्टर। अगर इन दोनों वेक्टर को कोई एक अलग हम सपोज कर लिए अलग वेक्टर, तो इनको ए डॉट डी लिख सकते हैं। लेकिन ये नियम ही यही बता रहे हैं कि अगर कोई आपका जो अदिश गुणनफल होता है कि योगफल पर ये क्या करता है, वितरण नियम को होल्ड करता है, यानी हम बोल सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव ला लगता है, ठीक। तो ये चीज हो गया। हम यहाँ पर एक बार लिख देते हैं थोड़ा सा ब्रैकेट में कि अदिश गुणनफल की योगफल पर, अदिश गुणनफल की योगफल पर, अदिश गुणनफल की योगफल पर क्या लगता है, वितरण नियम होल्ड करता है, या वितरण नियम से ये चीज हुआ है। ओके, अब उसके बाद हम दूसरा थोड़ा सा एक छोटा प्रॉपर्टी है, इसको समझ लेते हैं। चलिए यहाँ भी तो पेज की समस्या ही है। दूसरा क्या है कि अगर कोई एक वेक्टर ये है, जैसे देखिए इसमें हम क्या बताना चाहते हैं कि सपोज द टू वेक्टर्स ए एंड बी, हमने दो वेक्टर को सपोज कर लिया कि एक कोई वेक्टर ए है और कोई एक वेक्टर बी है। यहाँ पर एक कोई हमने लैम्डा ले लिया कांस्टेंट, या फिर कोई भी एक नंबर ले लिया, कोई भी वेरिएबल नहीं लेंगे, कांस्टेंट नंबर लेंगे। तो अगर हम इस प्रकार से मल्टीप्लीकेशन करते हैं कि ए डॉट लैम्डा टाइम्स बी, ओके, तो इनको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए चूंकि कौन सा मल्टीप्लीकेशन है, ये चूंकि डॉट प्रोडक्ट है, इसलिए हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि लैम्डा टाइम्स ए डॉट बी। ओके, इस तरह भी इसको हम लिख सकते हैं, या तो इसे हम ये भी लिख सकते हैं कि लैम्डा बाहर कर लें और ए डॉट बी कर दें यहाँ पर, ठीक। तो ये सभी के सभी इस प्रकार से इनको समझ लीजिएगा। ओके, अब हम यहाँ पर ये मेन चीज आते हैं, मेन चीज अभी तक का पूरा मेन चीज कि जो हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे वो कैसे करेंगे। तो समझिए, अगर कोई दो वेक्टर हम ले लेते हैं, ए इक्वल टू ए वन आई कैप
अब आपको समस्या जो जहाँ पर हो सकती थी कि मल्टीप्लाई करेंगे आखिर कैसे, A2 j कैप A3 k कैप, ये चीज आ गया। फिर उसके बाद हम ये मान लेते हैं कि जो B वेक्टर है अपना, B वेक्टर क्या है, B1 I कैप B2 j कैप B3 k कैप। अगर कोई हमने दो वेक्टर सपोज कर लिया, इन दोनों वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन करना है हमको A डॉट B। अब एकदम ध्यान से आप लोग समझते रहिएगा, एकदम सिस्टमेटिक से हम बताएंगे ताकि आप सभी लोग समझ जाएं। देखिए A1 I कैप A2 j कैप A3 k कैप, ओके, डॉट B1 I कैप B2 j कैप B3 k कैप। अब यहाँ पर हम मल्टीप्लिकेशन करना चाह रहे हैं इसका, तो इसके लिए हम करते क्या है, चलिए इनको लेंगे, थोड़ा डार्क रहेगा, बढ़िया रहेगा। अब ध्यान से समझिएगा हम कर क्या रहे हैं। देखिए A1 I, अब करेंगे क्या, क्योंकि आप सभी को पता होगा अगर किसी चीज का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, एक ब्रैकेट में 3 वर्ड है यानी 3 टर्म है और अगले में भी 3 टर्म है, तो जाहिर सी बात है मल्टीप्लिकेशन में पूरे 9 टर्म आएंगे। ओके, तो यहाँ से अगर हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो देखिए ये जो A1 I कैप है, A1 I कैप का मल्टीप्लिकेशन एक बार हम B1 में करेंगे, एक बार B2 में करेंगे और एक बार B3 में करेंगे। इसी प्रकार से A2 का उठाएंगे, A2 को पकड़ेंगे, इस A2 का मल्टीप्लिकेशन एक बार इसमें, एक बार इसमें और एक बार इसमें करेंगे। इसी प्रकार से A3 का करेंगे इसमें, फिर यहाँ से यहाँ आएगा, फिर यहाँ से यहाँ आएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम करेंगे। तो सिमिलरली हम करेंगे क्या, A1 का कर दे रहे हैं, B2 का भी आप लोग एकदम आसानी से समझ जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए ये मिट गया A1 I कैप। तो अब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ध्यान दीजिए A1 I कैप, A1 I कैप और इनटू क्या हो जाएगा B1 I कैप प्लस A1 I कैप और B2 J कैप, ठीक है। फिर हो जाएगा देखिए A1 I कैप B3 K कैप। अब देखिए हम चूंकि एक ही लाइन में पूरा नहीं लिख रहे हैं, ओके, आप लोगों को समझने के लिए, यहाँ से दूसरा टर्म क्या हो जाएगा, देखिए A2 J कैप और B1 I कैप प्लस A2 J कैप इंटू B2 J कैप। फिर क्या हो जाएगा, देखिए A2 J कैप और यहाँ से हो जाएगा B3 K कैप। इसी प्रकार से जब A3 को उठाएंगे तो हो जाएगा A3 K कैप इंटू B1 I कैप प्लस A3 K कैप और B2 J कैप प्लस A3 K कैप और B3 K कैप। अब देखिए एक ही लाइन में इस प्रोडक्ट का पूरा किस्सा काम खत्म होगा। देखिए कैसे, जैसे आप क्या समझे, अभी तक अपने पीछे हम आपको बताए हैं कि अगर कहीं भी आपको I डॉट I मिलता है, सेम सेम अगर डायरेक्शन में मल्टीप्लिकेशन मिल रहा है, जो आपका यूनिट वेक्टर होता है, अगर सेम सेम चीज़ों का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो इसका प्रोडक्ट होता है एक। ऐसा क्यों, क्योंकि एक वेक्टर ये है और दूसरा वेक्टर भी सेम इसी के ऊपर ही है, जस्ट ऊपर है, या अगर यहीं भी है तो थीटा कितना बनाएगा, 0, और कॉस 0 अंश का मान कितना होता है, आप कहेंगे 1। अगर कॉस 0 अंश का मान 1 होता है तो हम इस केस में क्या बोल सकते हैं कि जितने वेक्टर ऐसे हैं जो सेम सेम के साथ हैं उसी का मान केवल 1 होगा, और नहीं तो और सभी का मान 0 हो जाएगा। जैसे जहां भी आपको I डॉट J मिलेंगे, J डॉट I मिलेगा, K डॉट I मिलेगा, इन सभी का मान क्या हो जाएगा, 0। तो अब आप थोड़ा अगर ध्यान से देखें तो आपको क्या मिलेंगे, हाँ चलिए ठीक है, अब आपको मिलेंगे क्या, आप कहेंगे ऐसा है, देखिए आपका ये यहाँ पर क्या है, देखिए ये इनको ध्यान से देखिएगा, I1 और ये J, I वेक्टर है और J वेक्टर है, यानी हम बोल सकते हैं कि ये मान हो जाएगा आपका 0। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पर है एक I और यहाँ पर है एक J। ये देखिए क्या है, ये है एक I, ये है एक K, ये भी हो जाएगा 0। ओके, देखिए ये देखिए J और I ये भी हो जाएगा 0, J और J ये बचेगा, ये देखिए J और K ये क्या हो जाएगा 0, ये क्या है देखिए K और J ये क्या होगा 0।
ये क्या होगा 0। अब बचेगा क्या इसको समझिए, तो बचेगा क्या, देखिए ये बचेगा केवल ये चीज। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आई और जे है, ये चीज बचेगा। हमें लगता है आप लोग समझ जाएंगे अब। ओके, ये केवल और केवल इतना ही बचेगा। तो आप यहाँ से ये कर सकते हैं, लिख क्या सकते हैं कि देखिए बचेगा क्या चीज, A1 आई कैप इंटू B1 आई कैप प्लस A2 जे कैप इंटू B2 जे कैप प्लस A3 के कैप इंटू B3 के कैप। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, चूंकि आई और आई सेम है तो कंडीशन एक हो जाएगा, तो यानी बचेगा क्या, देखिए A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3। ये रहा आप लोगों का मेन कंडीशन। तो यहाँ से जो है हम चीज़ों को पढ़ते हैं, हम ये पढ़ते हैं कि ये जो चीज़ मिल रहा है हमको A1 A2 A1 B1 A2 B2 A3 B3। अगर अब कोई हम दो वेक्टर ले लें, कोई दो वेक्टर ले लें, मान लीजिए जैसे हम ले लें वेक्टर A इक्वल टू 2 आई कैप 3 जे कैप और 4 के कैप। और अगर कोई वेक्टर B ले लें हम, मान लीजिए 3 आई कैप 5 जे कैप 7 के कैप। तो अब यहाँ से अगर हमको A डॉट बी लेना है तो हम क्या लिखेंगे, डायरेक्टली इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, देखिए इन दोनों का बस A1 और B1 का 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 5 प्लस 4 इंटू 7। तो यहाँ से अब जो आएगा अपना लिख लीजिएगा, 6 15 और 28। तो 28 से 34 15 49, तो ये आ गया डायरेक्टली, देखिए एक नंबर मिल गया। तो जब भी आप अगर स्केलर प्रोडक्ट कर रहे हैं तो सिंपल आपको एक नंबर मिलेंगे। यहीं अगर आप सदिश गुणन करते हैं तो आपको एक वेक्टर मिलता, इस फॉर्म में आपको एक क्या मिलता, इस फॉर्म में एक वेक्टर मिलता, ठीक है ना। तो इस तरह से आप इन चीज़ों को कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर चीज़ों को बस इतना समझना था इसमें कि जो यहाँ पर सेम सेम है वही केवल बचेंगे। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि हमने गुणधर्म 2 में आपको बताया कि प्रॉपर्टी 2 में अगर कोई सेम सेम वेक्टर है जो एक ही डायरेक्शन में है तो उसका मल्टीप्लिकेशन करने पर कितना मिल रहा है। वैसे चूंकि ये कौन सा प्रोडक्ट बना रहा है, डॉट प्रोडक्ट है, और डॉट प्रोडक्ट में कॉस जीरो अंश होता है, तो कॉस होता है, कॉस जीरो अंश का मान 1 होता है, इसलिए हम यहाँ पर आई डॉट आई को ही 1 कर रहे हैं और आई डॉट जे कर रहे हैं तो 0 हो जा रहा है, ठीक है ना। तो इस लेक्चर में यहीं पर रहने देते हैं। अगले लेक्चर में हम कोशिश ये करेंगे कि एक सदिश का किसी रेखा के साथ प्रक्षेप बता दें। वैसे होता बहुत आसान है, चलिए क्या ही अब थोड़ा बहुत बताएं। तो प्रक्षेप को बता देंगे, उसके साथ साथ हम कुछ प्रश्नावली के प्रश्नों को बता देंगे, ठीक है ना। तो चलते हैं, मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में। ओके, अगले लेक्चर में ध्यान रहे।